आगे तो आ जाओ, होमवर्क करके लाए हो? क्यों नहीं आए क्वेश्चंस? कौन से क्वेश्चन नहीं आया? पहले क्वेश्चन बता दो, क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कोई ऐसा जो टफ लगा हो काफी? सारे क्वेश्चन हो गए थे? हाँ हाँ, वो कन्वर्जन नहीं हो रहे हैं तो नहीं होंगे। उसे करवाना पड़ेगा बेटा। क्वेश्चन बताना क्या है? प्रोपेनोइक एसिड, सीधे मैं फॉर्मूला ही बना लेता हूं। प्रोपेनोइक एसिड मींस CH3CH2COOH। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इससे अमाइन में जाना है। तो हमारे पास डायरेक्ट रिएक्शन तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी रिएक्शन करा देंगे NH3 के साथ। किसके साथ करा देंगे? और हीट कर देंगे। तो ध्यान से देखना, यहां से OH ग्रुप रिमूव हो जाएगा और NH3 में से NH2 अलग हो जाएगा और एक H प्लस अलग हो जाएगा। अब देखो, जब OH बॉन्ड टूटेगा तो OH पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव। कार्बन इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव। तुम्हें बस कुछ नहीं करना है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ दो, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ दो। इन दोनों को जोड़ देंगे, नेगेटिव पॉजिटिव को। OH H प्लस के साथ क्या निकाल देगा? H2O। तो देखो कंपाउंड क्या बना? CH3CH2C O, अमाइड बन गया। अब अमाइड से अमाइन बनाना तो सिखाया ही मैंने लास्ट टाइम पे। क्या बनाना था? प्रोपेनोइक एसिड से, मतलब कार्बन नंबर इक्वल रखना है। तो हॉफमैन ब्रोमाइड लगा सकते हैं। क्यों लगाएंगे हॉफमैन ब्रोमाइड? उसमें तो एक कार्बन कम हो जाता है ना। सिर्फ हम क्या डाल देंगे? LiAlH4। तो क्या होगा, यहां से ऑक्सीजन की जगह 2 हाइड्रोजन आके जुड़ जाएंगे और क्या बन जाएगा? CH3CH2CH2NH2 बन गया प्रोपेनोइक एसिड से प्रोपेनमाइन। क्लियर? आ रही है बात समझ में? और कोई क्वेश्चन जो नहीं बनाओ? अब जितने भी तुम्हारे ओइक एसिड की है ना, तो समझ लेना कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर आपको किस में जाना हो, अमाइड में, तो क्या डाल लेते हैं? NH3। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट टर्न तक हम पढ़ चुके थे सभी क्या प्रिपरेशन मेथड्स। एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। यह है 1 डिग्री अमाइन। क्या है ये? 1 डिग्री अमाइन ही तो है। अब अगर आपके पास RNO2 है, क्या है? तो इसमें डाल दीजिए हाइड्रोजन, प्लेटिनम या पैलेडियम, कोई भी कैटलिस्ट डाल सकते हो हाइड्रोजन के साथ। क्या बन जाएगा? RNH2। फिर अगर आपके पास एल्काइल नाइट्राइल है, CN, तो भी क्या डालना है? हाइड्रोजन की प्रेजेंस में निकिल डाल दो। क्या बन जाएगा? RNH2। पढ़ा है ना ये? फिर अगर आपके पास क्या है, अमाइड है आपके पास, RCONH2, फिर भी आपको क्या मिल सकता है? एल्केन अमाइन बाय द हेल्प ऑफ LiAlH4। ठीक है, यस और नो?
फिर साथ साथ अगर आपके पास, एक सेकंड रुकना, यहां मैं हॉफमैन ब्रोमाइड बता देता हूं, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। एक कार्बन कम होता हुआ दिख रहा होगा तुम लोगों को एटलीस्ट। अगर इसी रिएजेंट में, हाँ मतलब इसी रिएक्टेंट में अगर हम सिर्फ LiAlH4 डालते हैं तो एक कार्बन बढ़ते हुए आपको दिखेगा, RCH2NH2। ठीक है, ये कल की कुछ रिएक्शन है जो हमने की थी। फिर यहीं से अगर आप ध्यान दो तो ये हमारे पास 1 डिग्री अमाइंस है, ये भी 1 डिग्री अमाइन है, ये भी 1 डिग्री अमाइन है। अब 1 डिग्री अमाइन में अगर आप हेलो एल्केन डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, 2 डिग्री अमाइन, RNH R डैश। ये अमाइन कौन सा है, 2 डिग्री अमाइन। समझ रहे हो, हाँ के ना। फिर इस 2 डिग्री अमाइन में एक और हेलो एल्केन डाल दो, मान लो हमने CH3X डाल दिया तो क्या हो जाएगा, RNCH3R। ये क्या बन गया, 3 डिग्री अमाइन। अमोनोलाइसिस है, ये कौन सी प्रोसेस है, समझ में आ गया। यही सब तो पढ़ा था हमने। क्लियर, आगे बात समझ में। ये बनाना है, फिर मैंने तुमको एक बनाया था गैब्रियल थैलीमाइड, याद है। इसकी प्रैक्टिस की थी किसी ने घर जाके, ये थैलीमाइड की क्या है पहला रिएजेंट इसमें, KOH। क्या बन जाएगा, पोटेशियम तो कंबाइन हो जाएगा नाइट्रोजन के साथ, क्या बना, NK। क्या बन गया, फिर इसमें डाल दिया हमने हेलो एल्केन, तो हेलोजन तो कंबाइन हो जाएगा किसके साथ, पोटेशियम के साथ। क्या बन गया, NR। फिर इसमें डाल देंगे क्या, एक्वस NaOH। NaOH का बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, NaO और H अलग, H पॉजिटिव अलग हो जाएगा, और यहां पे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा किसके बीच में, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में। तो फॉर्मेशन किसका होगा, RNH2। यहां से भी कौन सा अमाइन बनता है, 1 डिग्री अमाइन। ये सब तो पढ़ा था हमने। इसे रिएक्शन नंबर 1 कह लो, इसे रिएक्शन नंबर 2 कह लो, ये 3 रिएक्शन है। फिर इसी में हमने ये 4th पढ़ा था, और ये 5th रिएक्शन है, और यहाँ पे 6th रिएक्शन है। रिवीजन हो गया, एक रिकैप था जो हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था। क्लियर, बना लिया आप सभी ने, समझ में आ रहा है ना कहां से हम क्या यूज कर रहे हैं, कौन सा रिएजेंट डाल रहे हैं और क्या प्रोडक्ट मिल रहा है हमको। ठीक है, मैंने बताया था इस साइनाइड वाले में तुम एक और रिएजेंट डाल सकते हो जिसका नाम था Na2HG, ये भी डाल सकते हो, ये ऑप्शनल रिएजेंट है। वैसे हाइड्रोजन पहले निकल निकल याद रखो बस, निकल रिएजेंट डालना है हाइड्रोजन की प्रेजेंस में। क्लियर, ये तो आज कुछ अभी का कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, कल जो पढ़ाया था वही पढ़ाया है, कोई भी नई चीज नहीं बताई है। अब पढ़ते हैं नई चीज। ये हो गया, जल्दी जल्दी फास्ट। जो लोग नहीं आए उनसे कह देना रिकॉर्डेड ले लें, इंपॉर्टेंट है।
जितने भी कन्वर्जन्स में दे रहा हूं ना, इससे तुम्हारे पीछे के चैप्टर्स भी रिवाइज हो जाएंगे, तो मेक श्योर दैट कि आप कन्वर्जन्स कर लेना। आयुष तुम लास्ट टर्न पे नहीं आए थे? तो यही पढ़ाया था बेटा लास्ट टर्न पे। क्या है? NO2 ग्रुप अगर जुड़ा हो तो अमाइन बनाने के लिए हाइड्रोजन डाल दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम पैलेडियम, तो O2 यहां से रिलीज हो जाता है और हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। फिर ऐसे ही यहाँ पे साइनाइड में हाइड्रोजन डालेंगे आप, यहाँ पे 2H2 डाल देना, 2H2 करके, तो 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ जाते हैं, 2 हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ जाते हैं, तो बन जाता है RCH2NH2। सेम विथ यहाँ पर है, यहाँ पर भी 2 ये ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा, यहाँ पे जाके LiLH4 डल जाएगा, CH2NH2 बन जाएगा। जब हॉफमैन ब्रोमाइड की बात आएगी तो ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल गायब हो जाएगा, इसमें एक कार्बन लेस हो जाता है, इसे हमने बोला था क्या? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। नेम रिएक्शन है ये, पेपर में आ जाती है। कभी भी कार्बन एक कम करना हो तो यूज करते हैं। नहीं आया समझ में? इसमें कोई तो कोई डाउट नहीं है ना? सारी रिएक्शंस समझ में आ गई ना? हरिओम 11 बजे का चले आगे बढ़े। तुम तो पीछे को बैठो, आगे बैठ जाओ। चलो हेडिंग बनाओ, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। अमाइंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है आप, ठीक है? सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे फर्स्ट नंबर पे पढ़ना है हमको क्या? बॉइलिंग पॉइंट। क्या पढ़ना है? तो याद रखना, अमाइंस एक ऐसा कंपाउंड है, या अमाइंस के जितने भी कंपाउंड्स हैं उन सभी के पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्या है? और हमको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिल जाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। 3 एलिमेंट के साथ ही तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यस और नो? तो अमाइंस के पास नाइट्रोजन है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड तो बना ही सकता है। यस और नो? तो याद रखना, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है अमाइंस का वो ज्यादा होता है। रीजन क्या है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हम लिखेंगे जनरली amines have high boiling point due to presence of intermolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ गए? कोई बोले कि अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है? रीजन क्या है? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कब बढ़ता है? जब उसके अंदर बॉन्डिंग अच्छी प्रेजेंट हो। ठीक है? क्लियर है बात? याद रहेगी सभी को? अब लिखना ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इन अमाइंस। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर अमाइंस के अंदर। तो देखिए, जो 1 डिग्री अमाइन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, उससे कम है 2 डिग्री अमाइन का, और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है
3 डिग्री अमाइन का। इसका रीजन अभी हम डिस्कस करेंगे। हाँ, क्योंकि आपको पता हो 1 डिग्री में हाइड्रोजन सबसे ज्यादा होते हैं, फिर 2 डिग्री में एक रह जाता है, 3 डिग्री में एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो जब हाइड्रोजन ही नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ बनेगा? अभी हम देख भी लेंगे इसको, पहले इतना लिख लो। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है ना? तो बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री का ज्यादा होता है सबसे ज्यादा, 2 डिग्री का उससे कम, 3 डिग्री का सबसे कम। ठीक है। अच्छा सर, एक बात और बता दीजिए, तुम लोग पूछते नहीं हो, पता नहीं कैसे हो गए हो तुम लोग, पूछना चाहिए ना। अब मैं अपने जमाने में जब पढ़ता था ना, तब मैं अपने ही डाउट्स को तुम्हारे डाउट समझ के याद करके तुम्हें बता रहा हूँ बस, कि मेरे को क्या क्या डाउट्स आते थे। तो मैंने जब अपने टाइम में पढ़ा तो मेरे को डाउट आया था कि सर देखिए, जैसा आपने बोला कि बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री का ज्यादा है, 2 डिग्री का ज्यादा है, 3 डिग्री का ज्यादा है, बट कभी अगर ऐसा हुआ कि डिग्री दो एलिमेंट, दो कंपाउंड्स की सेम हुई, तब हम कैसे पता करेंगे कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? तो हमने हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स में पढ़ा है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कि अगर किसी कार्बन कंपाउंड में ब्रांचिंग्स बढ़े तो उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है, इट मींस उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगी। तो अगर दो कार्बन चेन आपके सामने हैं और दोनों की डिग्री सेम है, तो आपको देखना है नंबर ऑफ ब्रांचिंग। जिसके अंदर ब्रांचिंग ज्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। कब का केस है? जब डिग्री दो कंपाउंड्स की सेम हो। क्लियर है बात? तो थोड़ा अंडरस्टैंड करो, तो ये नोट पॉइंट में लिख लेना ये बात, थोड़ा सा रीजनेबल बनो, चीजों को समझो। नोट पॉइंट लिख लो। When the degree of two amine compounds are same, अगर डिग्री सेम हुई, then boiling point of that amine should be higher which have, क्या होगा? नो और लेस ब्रांचिंग। या तो हो ही ना उसके पास नॉर्मल सीधा सिंगल चेन हो, और है भी तो सबसे कम हो। समझ गए ना? तो फिर देखेंगे हायर मोलर मास किसका ज्यादा है, ये भी तो बताया हेलोएल्केन्स में। अगर चेन भी देखो सेम आ गई, दोनों स्ट्रेट चेन है, तो देखना मोलर मास किसका ज्यादा है। मोलर मास का मतलब जिसमें कार्बन के नंबर ज्यादा होंगे उसका मोलर मास ज्यादा होगा। वो भी लिखवा देता हूं सेकंड पॉइंट करके। नो और लेस ब्रांचिंग, तो ब्रैकेट में लिख लेना बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ये सब हेलोएल्केन्स की बात है। इसका नोट का सेकंड पॉइंट भी लिख लो। इफ सेम डिग्री amines have same arrangement of carbon chain, मतलब पूरी कार्बन चेन का अरेंजमेंट सेम ही है। स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, सिंगल सिंगल ब्रांचिंग भी हो सकती है, डबल डबल ब्रांचिंग भी हो सकती है। तो अगर अरेंजमेंट कार्बन चेन का सेम है तो हम क्या देखेंगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किस पे ज्यादा है, मोलर मास चेक करेंगे। देन द बॉइलिंग पॉइंट इज हायर ऑफ दैट अमाइन which have
हाइयर मोलर मास, जिसका मोलर मास क्या है, दैट इज मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इसके पास कार्बन एटम्स ज्यादा। मैं अभी क्वेश्चन करा दूंगा इसके ऊपर, कुछ याद रह जाएगा तुम्हें। समझ में आ गई बात? दोनों नोट पॉइंट्स क्लियर हो गए? कुछ भी ऐसा तो नहीं है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हो? क्लियर है ना सारा? पीछे बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री का ज्यादा है, उसके बाद 2 डिग्री का, देन 3 डिग्री का। रीजन अभी आपको दिखा देते हैं, क्या रीजन है। ये हो गया सभी का? पीछे अनुज क्लियर है? हो गया ना? फोन वोन मत चलाया करो। गिनी चुनी क्लासेस बची हैं, पढ़ लो, और क्या करना है। अब देखो 1 डिग्री अमाइन का केस देख लेते हैं हम। 1 डिग्री अमाइन का केस देख लेते हैं, उससे चीजें समझ में आ जाएंगी। ये हमारे पास एक 1 डिग्री अमाइन है, ठीक है। ठीक है, कितने हाइड्रोजन होते हैं 1 डिग्री अमाइन पे? हाँ बेटा बनाना पड़ेगा। अब देखो हमको पता है नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पे नेगेटिव चार्ज रहता है, ठीक है, पार्शियली नेगेटिव। और हाइड्रोजन के पास पार्शियली पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां शिफ्ट हो चुकी है? नाइट्रोजन की तरफ। पोलर बॉन्ड है ना ये, पार्शियल पॉजिटिव। ये डेल्टा का मतलब है पार्शियली, ठीक है। डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव। अब ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव किसकी तरफ, ये नेगेटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव की तरफ। ये नेगेटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव की तरफ। कर रहा है सेम, ध्यान से देखेंगे तो ये पॉजिटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है? नेगेटिव की तरफ। ये पॉजिटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है? नेगेटिव की तरफ। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो एक अमाइन 1 डिग्री अमाइन, किसी एक 1 डिग्री अमाइन पर अगर फोकस कर लें तो एक 1 डिग्री अमाइन दो डायरेक्शन से क्या बना रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। सिर्फ एक अमाइन को देख लो आप तो ध्यान से, वो तो मैंने साथ के लिए बहुत सारे बना दिए, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आगे पीछे रहेंगे, लेकिन हम तो बस एक को गौर करके चले तो एक लगभग लगभग कितने अमाइन कितने बना सकता है? 2। और अगर मिडिल वाले पे चले जाओगे तो यहां तो 3 बन रहे हैं, देख रहे हैं? 2 हाइड्रोजन से बन रहा है, एक नाइट्रोजन से बन रहा है कि नहीं? 3 डायरेक्शन से आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही होगी। एक डायरेक्शन ये दिख रही है, 2, 3,
यस और नो? तो तीन तीन हाइड्रोजन बॉन्ड मिलकर अगर अमाइंस को खींचेंगे तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन बॉन्ड से जब बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा बढ़ जाता है तो यहाँ पे तो कितने हैं? तीन। तीन डायरेक्शन से हाइड्रोजन बॉन्ड बन चुका है, तो एक को तोड़ने में आपको ज्यादा टाइम लगता है तो तीन को तोड़ने में तो और भी ज्यादा टाइम लगेगा। यस और नो? आ रही है बात समझ में? तो इसीलिए 1 डिग्री अमाइन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा है। क्लियर है बात? यहां तक बात समझ में आई? ये क्या बन रहे हैं? ये टेस्ट, इन्हें कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर, क्योंकि दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में बन रहा है ना, इसलिए कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये मैं दिखा रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आ सके 1 डिग्री का क्यों है ज्यादा। क्लियर? बना लिया? पीछे बना लो ताकि तुम्हें एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। बना लो बेटा। यहाँ पे लिख भी लो, बगल में लिखना चाहो तो नोट डाल के। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फ्रॉम 3 different sites, the boiling point of 1 degree amine is maximum। ठीक है? कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ना वो 3 अलग अलग साइड से बन रहा है, इसी वजह से 1 डिग्री अमाइन की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है? मैक्सिमम। 3 डिग्री का बता दूं अब सीधे कि 2 डिग्री का ही बताऊं? बता देता हूं तो तुम कहोगे अरे सर 2 डिग्री में क्या, देखो एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो सिर्फ 2 ही डायरेक्शन से बना करेगा, तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड कम हो जाएगा ना। अगर हम इसको 2 डिग्री में लेके चलें तो एक एक हाइड्रोजन हटा दो, जैसे जैसे एक एक हाइड्रोजन हटेगा तो दूसरी तरफ, जैसे मान लो यहां से एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा था तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा 3 डिग्री, तभी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, हाइड्रोजन ही नहीं है वहां। अब 2 डिग्री में क्या होगा? एक एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी कम हो जाएंगे। समझ में आई? विजुअलाइज हो रहा है ना? ये हो गया पूरा खत्म, आगे बढ़ जाए। तो फॉर 2 डिग्री अमाइन किसके लिए हम पढ़ेंगे अब? 2 डिग्री अमाइन बना देता हूं, जा रहा है। 2 डिग्री अमाइन कैसा है? आर आर NH N R R H N R R H N R R H N R
R H N R R H। तो जैसा आप लोगों को पता है किस पे पॉजिटिव आता है किस पे नेगेटिव आता है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो देख लो ध्यान से, अब यहां से अगर यहां पे भी बना लो, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। मेन मॉलिक्यूल को ही देख लेते हैं, तो ध्यान से देख लो, एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये बन गया, एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये बन गया। तो पूरे अमाइन ने मतलब 2 डिग्री अमाइन ने कितने हाइड्रोजन बना पाए, मैक्सिमम 2। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कम हो गए ना, तो कम हो गए तो क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड कम हो जाएंगे तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ओनली 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड विच इज लेस देन, किससे कम है, लेस देन 1 डिग्री अमाइन, hence have lower boiling point। इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन इट नोट पॉइंट। अब 3 डिग्री में तो चारों तरफ एल्काइल ग्रुप है ना, हाइड्रोजन है ही नहीं, तो क्या बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, तो काय का बॉइलिंग पॉइंट, खत्म बॉइलिंग। समझ गए, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। देख लो ध्यान से, अभी भी कितनी डायरेक्शन से बनना है, चलें? 3 डिग्री अमाइन को चेक कर लेंगे अब। तो 3 डिग्री अमाइन क्या है, N N R R R N R R R। तो कहीं भी दिख रहा है क्या हाइड्रोजन, तो कहां से बन जाएगा बॉन्ड, हाइड्रोजन ही नहीं है, नो हाइड्रोजन, तो नो हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या, देयर इज नो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है क्या, कहीं भी नहीं है, तो क्या बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, तो नोट पॉइंट में लिखेंगे हम as we know that in 3 डिग्री अमाइन no hydrogen atom is present, due to which no hydrogen bonding
is formed. Hence, 3-degree amine have lowest or minimum बॉइलिंग पॉइंट. समझ में आया? 3-डिग्री अमाइंस की बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम क्यों है? क्योंकि कोई हाइड्रोजन ही नहीं है वहां पे. देख सकते हो. उससे क्या लेंगे, उससे कोई लेना देना. देखो हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने बताया ना, नाइट्रोजन और फ्लोरीन और ऑक्सीजन इन तीनों के आसपास ही बनता है. क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए. टाइम क्या हुआ? 85 है ना अभी तो. अरे चले आगे बढ़े. नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, सॉल्युबिलिटी ऑफ अमाइंस. देखो जनरली सॉल्युबिलिटी हम कहाँ चेक करते हैं? पानी के अंदर, एक्वस फेज में, वाटर में. सॉल्युबिलिटी solubility of amines. तो बात समझना ध्यान से. अब आपको पता होगा कि वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है. अमाइंस में भी लगभग हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते ही हैं, ठीक है. तो याद रखना, जैसे हमने अभी इनकी बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा है वैसे ही इनकी थोड़ी बहुत सॉल्युबिलिटी है. तो देखो 1-डिग्री अमाइन, तुमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, लाइक डिसॉल्व लाइक, पढ़ा है? जो जैसा है वो उसी के साथ घुलता या मिलता है. हाथी हमेशा हाथियों की संगत करेगा, ठीक है. और शेर हमेशा शेरों के बीच बैठता है. ऐसे ही जो टॉकेटिव स्टूडेंट होता है वो टॉकेटिव के बगल में बैठने की कोशिश करता है. किसी अगर बंद चुप मुंह बंद वाले के बगल में बैठ जाएगा तो बोर हो जाएगा. अरे कुछ तो बोल. अरे बोलता क्यों नहीं है? बोलता ही नहीं है वो. और अगर ज्यादा कम बोलने वाला किसी बात के बीच में बैठ गया तो क्या होगा? उसको दिमाग खराब हो जाएगा. तो शांत हो यार, तो पढ़ने तो दे, ऐसे तो कर. तो दिन भर बात ही करता रहेगा. तो मैं वही तो बता रहा हूं, लाइक डिसॉल्व लाइक क्या है? जो जैसा है वो उसी के साथ घुलता या मिलता है. अब हमने पढ़ा था कि देखो 1-डिग्री अमाइन, 2-डिग्री अमाइन, इनके पास तो हाइड्रोजन बॉन्ड है. क्या 3-डिग्री के पास हाइड्रोजन बॉन्ड है? नहीं है. तो वो वाटर में डिसॉल्व होने में थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करता है. तो याद रखना, जो इसका डिसोल्यूशन का ऑर्डर है वो बिल्कुल उसी के जैसा है जैसा हमने अभी बॉइलिंग पॉइंट का पढ़ा है. तो 1-डिग्री अमाइन ज्यादा अच्छे से घुल जाते हैं, 2-डिग्री अमाइन थोड़ा कम घुल पाते हैं, 3-डिग्री अमाइन बिल्कुल नहीं घुल पाते. रीजन क्या है? क्योंकि उनके पास हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ठीक है. तो इसमें लिखेंगे हम, एज वी नो दैट वन डिग्री एंड 2-डिग्री अमाइंस have hydrogen bonds
which is same as bonding present in water molecules. Hence, these amines are more soluble in water compared to थ्री डिग्री अमाइन। समझ गए? तो 1 डिग्री 2 डिग्री अमाइन ज्यादा सॉल्युबल क्यों है? क्योंकि उनके पास भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं जो कि बिल्कुल एक्वस कंडीशन में जो वाटर के पास हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उसी के जैसे होते हैं। तो लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है? तो उनके पास भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, तुम्हारे पास भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो सेम टू सेम चीजें क्या है, आपस में डिसॉल्व हो जाती। 3 डिग्री के पास नहीं है, इसीलिए उसको डिसॉल्व होने में प्रॉब्लम आती है। तो ये एक जनरली फर्स्ट पॉइंट है। एक और पॉइंट याद रखेंगे हम, इसको नोट पॉइंट भी लिख लेना, नोट पॉइंट डाल के लिख लो। नहीं द सॉल्युबिलिटी ऑफ अमाइंस इन एक्वस मीडियम also depends on the size of hydrophobic कार्बन चेन। तुम्हें पता होगा ना, ये कार्बन चेन जो होती है वो हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है, पानी के साथ रिपल्शन शो करती है। दैट इज solubility of amines is inversely proportional to the size of hydrophobic chain। अगर हाइड्रोफोबिक चेन ज्यादा बड़ी है तो उसको डिसॉल्व होने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? अगर कार्बन की चेन बड़ी हो गई, मान लो मैंने बोला तुमसे कि एक है मीथेन अमाइन और एक है इथेन अमाइन, बताओ कौन अच्छे से डिसॉल्व हो सकता है? कार्बन। हाइड्रोफोबिक चेन छोटी है इसकी हाइड्रोफोबिक चेन छोटी है ना, इसकी हाइड्रोफोबिक चेन बड़ी है, सीधी सी बात है, वो रिपल्शन ज्यादा करेगा, डिसॉल्व होने में प्रॉब्लम करेगा, ये जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा। समझ गए ना? तो ध्यान रखना है हाइड्रोफोबिक चेन के बारे में। क्लियर है ये पॉइंट? अब हेडिंग एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन में लिखना why aromatic amines are less soluble in aqueous medium? Why aromatic amines are less soluble in aqueous medium? बस आंसर बताओ अब तुम। एरोमेटिक अमाइन का मतलब है कि उसमें बेंजीन रिंग जैसी रिंग लगी है, तो वो तो अपने आप में बहुत बड़ी रिंग हाइड्रोफोबिक पार्ट है ना, तो इसी वजह से क्या है, एरोमेटिक अमाइंस एक्वस सॉल्यूशंस में कम घुल पाते हैं, ठीक है? रीजन मैंने तुम्हें बता दिया, ये पॉइंट लिख देना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्वेश्चन लिख लो, आंसर भी लिखवा ही देता हूं मैं।
क्वेश्चन क्या था, व्हाई एरोमेटिक अमाइंस आर लेस सॉल्युबल इन वाटर, उसका आंसर लिख लो, इट इज बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। ऐसा इसलिए कुछ रीजंस होने की वजह से। पहला रीजन है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज हाइड्रोफोबिक चेन। एक तो बहुत बड़ी हाइड्रोफोबिक चेन आ जाती है एरोमेटिक अमाइंस में, ठीक है। हमें एरोमेटिक कंपाउंड में क्या पढ़ना है, बेंजीन रिंग वाले, तो बेंजीन रिंग में हम क्या पढ़ेंगे, एनिलीन, क्या पढ़ेंगे। तो देखो इसमें कितना बड़ा आपको दिख रहा है एरोमेटिक कंपाउंड, दिख रहा है। तो ये चेन तो काफी बड़ी है ना, यस और नो। तो पहला रीजन क्या बोलता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज हाइड्रोफोबिक चेन which shows high repulsion सेकेंडली एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं ना, इनकी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी भी कम होती है, क्योंकि याद हो आपको, जब भी बेंजीन रिंग से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कुछ भी जुड़ता है, तो बेंजीन रिंग उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने अंदर ले लेती है। जो बेंजीन रिंग घुमाता हुआ देखा होगा आपने। तो यहाँ पे बेसिकली नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर बुला लेते हैं। इसीलिए क्या है, जो एनिलीन है ना या एरोमेटिक अमाइंस है, इनकी सॉल्युबिलिटी और भी कम हो जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी है वो रिड्यूस हो जाती है। ड्यू टू रेजोनेंस, ये भी हम पढ़ेंगे, ड्यू टू रेजोनेंस the ability of aniline to form hydrogen bonds get reduced। देखो यहां मैंने एनिलीन लिख दिया है, इसका मतलब ये समझ लेना कि हमें एरोमेटिक के नाम पे सिर्फ बेंजीन रिंग वाली अमाइन पढ़ना है, यस सर। तो तुम इसकी जगह एरोमेटिक भी लिख सकते हो। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, वाई एनिलीन इज लेस सॉल्युबल देन 1 डिग्री और 2 डिग्री अमाइन। क्यों एनिलीन 1 डिग्री और 2 डिग्री अमाइन से लेस सॉल्युबल है, ठीक है। वाटर लिख दूं, इन वाटर, वो भी कहां पे, पानी में। किसको समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया, देखो आ गया, क्लियर है। स्टेबल, एल्कोहल एल्डिहाइड, देखो एल्कोहल एल्डिहाइड का मतलब कंपैरिजन किया जा सकता है, अमाइंस का कंपैरिजन उनसे नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो लोगों का नेचर एसिडिक है, इसका नेचर बेसिक है। इसको हम ल्यूइस एसिड के, ल्यूइस बेस के फॉर्म में पढ़ेंगे। वो लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कैप्चर करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये। अमाइंस का कंपैरिजन किसी से नहीं है,
अमाइंस एक अलग ही टॉपिक है, क्योंकि मैंने होता है ना इसकी IUPAC भी अलग है, तो इसके केमिकल रिएक्शंस वगैरह जो हम पढ़ेंगे ना तो ये बहुत ही अलग है, क्योंकि बेसिक नेचर का है, इसकी बेसिसिटी चेक की जाती है। अल्कोहल में तुमने क्या चेक की थी, एसिडिटी, pKa वैल्यू, Ka वैल्यू। यहाँ बिल्कुल उल्टा है, ये यहाँ चेक करना है Kb वैल्यू, pKb वैल्यू। तो अमाइंस का थोड़ा सा उनसे कंपैरिजन नहीं है। क्लियर है ये बात? आई बात समझ में? ये नहीं क्लियर ना आंसर? लिख लिया आंसर? क्लियर? तो पहले आपको क्या पढ़ाया मैंने? बॉइलिंग पॉइंट क्लियर हो गया होगा, फिर सॉल्युबिलिटी क्लियर हो गई होगी, फिर एरोमेटिक्स की सॉल्युबिलिटी कम क्यों होती है, उसके दो कारण हैं। कौन कौन से? ठीक है, आ रही है बात समझ में? क्लियर है बात? तो नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, इसमें लिखेंगे हम बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको बेसिसिटी भी कह देते हैं। इसको हम बेसिसिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को पता है बेसिक कैरेक्टर का मतलब है कि कोई भी बेस अगर एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बना देता है। ठीक है, इतना तो आपको पता है, एसिड प्लस बेस जो होता है वो सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, हमने लिया RNH2, कौन से डिग्री का अमाइन है? प्लस HCl करा देंगे हम। ठीक है, RNH2 प्लस HCl। हमको पता है हाइड्रोजन क्लोरीन में बॉन्ड ब्रेक होता है तो क्या बनेगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। यस और नो? यस, इतनी बात तो समझ में आई हुई ना। अब हमको पता है यहां पर नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है कि नहीं? नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 2 3 4 5। 5 में से वो 3 ही को तो बॉन्ड बना के रखता है, 3 में उसका काम हो जाता है, 2 तो बचते हैं ना। यस और नो? तो ये 2 बॉन्ड अभी भी बचे हुए इलेक्ट्रॉन, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है। क्या कर सकता है? तो आप सभी को पता है जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है उसे लुईस बेस कहते हैं। कहते हैं लुईस बेस, उसी को तो कहते हैं। तो यहां फॉर्मेशन हो जाता है क्या, RNH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव को साथ में लिख दिया है। ध्यान से देखो, ये एल्काइल अमोनियम क्लोराइड है। क्या ये अमोनियम क्लोराइड अपने आप में सॉल्ट होता है, पढ़ा है ना? तो ये बन गया क्या, एल्काइल अमोनियम क्लोराइड। क्या बन गया? ये तो तुमने सुना ही होगा, NH4Cl। ये अमोनियम क्लोराइड है, ये सॉल्ट है एक, बस इसमें एक हाइड्रोजन की जगह पे एल्काइल ग्रुप जोड़ा है। तो एसिड प्लस बेस मिलाकर क्या बन गया, सॉल्ट। क्या बन गया? तो ये प्रूफ कर रहा है कि अमाइंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। अमाइंस का बेसिक नेचर किस बात से शो हो रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। आ रही है बात समझ में? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लुईस बेस। क्या कहते हैं इसको? अमाइंस आर द लुईस बेस बिकॉज दे कैन एबल टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेम अगर हम ध्यान से देखें तो एनिलीन में भी ये प्रॉपर्टी है, RNH2, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहते हैं ऊपर। इसकी भी रिएक्शन HCl के साथ कराओगे तो यहाँ पे जो पॉजिटिव साइन आएगा तो ये भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने का चाहेगा इसको। बस इसकी टेंडेंसी थोड़ी सी कम रहती है नॉर्मल अमाइंस के कंपैरिजन में, उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे।
तो ये बन गया बेंजाइल अमोनियम क्लोराइड। क्या बन गया? सॉरी, NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, है ना? क्लियर है? तो ये प्रॉपर्टी तो हमें क्या बता रही है? बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि अमाइंस की बेसिसिटी होती क्या है। अमाइंस की बेसिसिटी से रिलेशन है कि द एबिलिटी ऑफ अमाइंस टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज कॉल्ड द बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। तो मैं लिख भी देता हूं बगल में, द प्रॉपर्टी ऑफ अमाइंस to donate lone pair of electrons, hence considered as Lewis base। क्या कंसीडर करेंगे हम इसे? Lewis base। क्लियर है बात? लिख लो ना। Lewis base क्यों कह रहे हैं बार बार? बिकॉज इट कैन एबल टू डोनेट इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर डोनेट कर पा रहा है तो उसे लुईस बेस कहते हैं। और अमाइंस में नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन खाली है, इसीलिए वो डोनेट कर देता है। और बेस क्यों मान रहे हैं? क्योंकि एसिड से रिएक्शन करने पर सॉल्ट बन रहा है। क्या बन रहा है? ये भी इस बात का प्रूफ है ना कि एसिड के साथ अगर आप किसी को चीज को मिला के सॉल्ट बना लेते हो तो वो चीज क्या है? बेस। ठीक है? पढ़ लो बेटा, नोट्स नहीं बनाते तुम्हारे को? पहले हम बेसिसिटी चेक कर लेंगे एलिफेटिक वे में, फिर चलेंगे एरोमेटिक वे में। ठीक है? एलिफेटिक मतलब जो कार्बन की चेन्स होती हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में चलेंगे, देन फिर एरोमेटिक में चलेंगे। पहले पढ़ना है गैसियस फेज में बेसिसिटी, उसके बाद पढ़ेंगे एक्वस फेज में बेसिसिटी। ठीक है? हाँ, कोई टाइम थोड़ी ना है, जब तक मेरे को पढ़ाना है पढ़ाऊंगा। तुम्हें अच्छा ही लग रहा है पढ़ना? कोई जल्दबाजी तो हो नहीं रही है, आराम आराम चल रहे हैं हम। पढ़ लो बेटा, अभी यहाँ पढ़ लो, वो बहुत है। क्या समझ रहे हो ना सारी चीजें? नहीं आ रही? चले आगे बढ़े, ध्रुव आगे बढ़ जाए, आ जाओ। तो अब हम क्या करेंगे, एक नोट पॉइंट लिख लेंगे। एक नोट पॉइंट डाल लीजिए और इसमें लिख लेना आप बेसिसिटी of amines is directly proportional to plus I effect। इतना तो जानते होगे, प्लस आई इफेक्ट को जानते हो? हाँ बिल्कुल सही। अमाइंस की बेसिसिटी किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? प्लस आई इफेक्ट। इसका रीजन भी बता देता हूं मैं, ऐसा क्यों है। रीजन,
तो लिखना एज वी नो दैट प्लस आई इफेक्ट फेवर्स क्या करता है प्लस आई इफेक्ट? हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को तो बढ़ाता है प्लस आई इफेक्ट। क्या हुआ? हाँ? फेवर्स हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी hence possibility of donating favors hence possibility of donating lone pair of electron कौन सा बेटा? ये फेवर FAVOURS फेवर्स, ज्यादा कर्सिव में चला गया वो। फेवर्स अब तो समझ रहे होगे। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाई as availability of lone pair on nitrogen atom is for long time. अब देखो कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, बात समझना ध्यान से, जिनके पास पैसा आता तो है बट आते ही तुरंत चला जाता है, वो बहुत खर्चीले होते हैं। उनको अगर 100 रुपए दो, शाम तक उनसे पूछोगे 100 रुपए कहाँ है? अरे वो तो मैं टिक्की खाया, मोमोज खाया, चटनी खाई, ये वो खत्म। ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको तुम उनकी बर्थडे पे अगर मान लो 3-4 हजार रुपए मिल गए इकट्ठे, तो वो अगले बर्थडे तक भी बचा के रखेंगे। ये पता है मेरे को पिछली बर्थडे पे मिला था, कि मेरे को ऐसा लगा था, वो गुल्लक बना लेते हैं, सेविंग्स कर लेते हैं। तो कुछ लोगों की, हर किसी की अपनी अपनी आदत होती है। किसी का होता है उड़ाओ खाओ मजे से रहो। हाँ, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, कहीं ना कहीं लगा देते हैं। ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं उस पर्सन की जिसकी बचाने की आदत है। क्या आदत है? जिसको 10 रुपए ही मिलेंगे ना, तो वो सोचेगा कि इसमें से 5 रुपए तो बच ही जाए एटलीस्ट। तो ऐसे पर्सन के बैग में अगर आप देखो कभी छुपके से जाके, या उससे कभी मांग लो क्या मेरे को अर्जेंटली नीड है, तो नहीं दे देगा। जिसके पास होते हैं वो दे देता है, मना नहीं करता है। अगर उसके पास 10 रुपए है, तुम 10 रुपए ही मांग लोगे तो नहीं देगा। उसके पास 10 रुपए हैं, तुम 1 रुपए मांगोगे तो दे देगा। क्या भाई? अरे एग्जाम्पल है। मान लो उसके पास 1000 रुपए, तुम्हें जरूरत है 50 रुपए की, तो वो दे देगा, ले भाई ले जा। क्लियर है? तो सिंपल सी बात ऐसी है, जिसके पास अवेलेबिलिटी होती है पैसों की, वो डोनेट कर सकता है, दे सकता है, किसी को अर्जेंटली जरूरत है। बट अगर किसी पर्सन के पास अवेलेबिलिटी आती है और तुरंत चली जाती है, उस पर पैसे आए, उसने तुरंत खर्च कर लिए, तो उससे कोई मांगेगा भी तो उस पर क्या है? कुछ है ही नहीं भाई, जीरो है। समझ रहे हो? ये बात समझ में आई? तो जो जल्दी खर्च कर लेता है, जिसके पास अवेलेबिलिटी कम रहती है, तो क्या होगा? उसके पास जो मांगने वाले की व्यक्ति है, उसकी हेल्प करने का जो टेंडेंसी है वो कम रहेगी। जबकि जिसकी सेविंग करने की एबिलिटी है, जो सेव करता है, तो उसकी हेल्प करने की टेंडेंसी भी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। क्लियर है बात? तो ये प्लस आई इफेक्ट का मतलब समझ में आया? हाँ के ना? तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से
अगर हम ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी चेक करें, नोट का सेकंड पॉइंट लिख लेना, नोट ही तो चल रहा है। ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इन गैसियस फेज, तो बेसिसिटी का ऑर्डर गैसियस फेज में क्या हो जाएगा, 3 डिग्री। क्या हो जाएगा, 3 डिग्री की सबसे ज्यादा बेसिसिटी होगी, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की, और सबसे लास्ट में है अमाइन, NH3, अमोनिया, अमोनिया कहते हैं इसको, ठीक है। सबसे कम किसकी हो जाएगी, अमोनिया की। ये सिर्फ अभी मैं एलिफेटिक की बात कर रहा हूं, एरोमेटिक अभी मैंने इसमें जोड़ा नहीं है, ठीक है। एलिफेटिक का मतलब जिसकी सीधी चेन हो, ये कार्बन चेन सीधी सीधी रहती है ना, क्लोज्ड नहीं होता है जो, उसे हम एलिफेटिक कहते हैं बस, ठीक है। अब हम उसी की बात कर रहे हैं। तो देखो 3 डिग्री की सबसे ज्यादा, उसके बाद 2 डिग्री की, फिर उसके बाद 1 डिग्री, देन NH3। क्लियर, इतनी बात समझ में आई, हाँ के ना। तो अगर मैं तुम्हें बताऊं तो ध्यान से देखो, R N R N, ये है 3 डिग्री अमाइन। क्या है, तो 3 डिग्री अमाइन पे ध्यान से देखो, यहां से भी प्लस आई इफेक्ट आ रहा है, यहां से भी प्लस आई इफेक्ट आ रहा है, और नीचे से भी प्लस आई इफेक्ट आ रहा है। तो 3 डायरेक्शन से प्लस आई इफेक्ट है, हाँ के ना। तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा क्या रहेगी, हाइयर। क्या रहेगी, यही तो बता रहा है, जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट उतनी ज्यादा बेसिसिटी, उतना अच्छा बेसिक कैरेक्टर। अब बात करते हैं 2 डिग्री अमाइन की, तो R N H R, तो प्लस आई इफेक्ट कहां कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है प्लस आई इफेक्ट, और यहां से आ रहा है प्लस आई इफेक्ट, तो केवल 2 डायरेक्शन से आ रहा है, हाँ के ना। तो प्लस आई इफेक्ट कम हो गया तो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी तो कम हो जाएगी, तो इसकी हेल्पिंग टेंडेंसी कम हो गई। और चीज पीछे चले जाओ, तो R N H H, तब देखो केवल एक ही डायरेक्शन से तो आ रही है प्लस आई इफेक्ट, ओनली फ्रॉम सिंगल डायरेक्शन, हाँ के ना। एक सेकंड रुकना, अरे क्या कर दिया, 1 मिनट। तो इसमें केवल 1 डायरेक्शन से आ रहा है प्लस आई इफेक्ट। अब लास्ट में देख लेते हैं अमोनिया, NH3, इसमें तो नो प्लस आई इफेक्ट, इसमें तो नो प्लस आई इफेक्ट है, हाँ कि ना, इसीलिए उसकी क्या है, सबसे कम। तो देखो सबसे हाईएस्ट कौन है, 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद लास्ट में, समझ गए ना। तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी बढ़ती है, इसीलिए उसकी हेल्पिंग टेंडेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है। देखो यहां से कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला नहीं है, देने वाले हैं, क्या है, तुम्हें चाहिए और ले लो, और ले लो, और ले लो, ठीक है। तीनों डायरेक्शन से मिल रहा है तो आसानी से देने में आसानी है, ठीक है, सीधी सी बात है। इसका मैं और अच्छा एग्जांपल देता हूं। मान लो एक पर्सन है, छोड़ो बताऊं, अरे नहीं नहीं,
ये मान लो ये ये है कृष्णा है ये, ठीक है। अरे कृष्णा है ये, कृष्णा हटा दो, राम है ये, ठीक है, राम, ठीक है। अब राम है, अब देखो राम, बात तो सुनो, राम जॉब भी करता है, राम बिजनेस भी करता है, राम को बहुत अच्छा बिजनेस भी है, और राम फार्मिंग भी करता है, खेती भी है इसके बहुत सारी। तो राम के पास इनकम के तीन सोर्स हैं। फार्मिंग, खेती कर लेता है वो, ठीक है, फार्मिंग कर लेता है, जॉब बिजनेस फार्मिंग, ठीक है। एक और पर्सन है जिसका नाम है पीयूष, ठीक है, ये जॉब करता है और बिजनेस करता है, ठीक है। वहीं एक और पर्सन है, ठीक है, ये केवल जॉब करता है। क्या करता है ये केवल? अब ध्यान से देखो, इस पर्सन के पास तीन जगह से पैसा आ रहा है, वहां से भी पैसा, वहां से भी पैसा, पैसा ही पैसा आ रहा है। तो अगर इसको डोनेट करने को बोलेंगे कि जाके कहीं पे डोनेट कर दो, तो अगर ये एक साइड की इनकम कहीं डोनेट कर देगा तो उसे क्या फर्क पड़ेगा? दो जगह से तो आ ही रहा है ना। दो इनकम के सोर्स है, तो एक सोर्स से अगर पैसे चले भी जाएं तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो ये तो बड़ी आसानी से बिना आनाकानी के दे देगा। अब आते हैं पीयूष पे। तो पीयूष के पास क्या है? दो इनकम सोर्स है। तुम इससे बोलोगे पैसे डोनेट करने के लिए, देने के लिए, तो थोड़ा सा सोचेगा, दूं, लेकिन दे देगा, क्योंकि इसके पास भी दो सोर्सेज हैं। एक सोर्स से दे देगा तो क्या ही बुरा होगा। लेकिन ये 1 डिग्री वाले पे तो एक ही सोर्स है, बोलेगा मैं अपना कमाऊंगी, अपना खाऊं। तुमने देखा भी होगा, कोई किसी के घर में अगर कोई एक ही पर्सन कमाने वाला है तो वो व्यक्ति किस किस को दे, इसको भी देना है, उसको भी देना है, यहां भी देना है, वहां भी देना है, तो उसके पास केवल एक ही सोर्स ही तो है इनकम का, हाँ के ना। तो वो थोड़ा सा और मुश्किल से देगा, ठीक है ना, ले जाओ, ठीक है, तो ऐसे कर देता है, रुक रुक के दे देते। अब इसके पास तो कोई सोर्स ही नहीं है, अरे तो उसके पास जो उसका है पीछे का उसी से देता है उसको। समझ गए ना कैसे डोनेट करते हैं? क्लियर? पक्का? यहां तक कोई समस्या? अब एरोमेटिक पे चलते हैं। कितने बज गए? 1 बजे तक तो पढ़ते ही ना, नहीं पढ़ना? हो गया अभी? नहीं, केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत है, अभी तो बेसिसिटी खत्म नहीं हो पाई है, एक ही फर्स्ट चल रही है। क्या करना है? नहीं, मैं सबसे बोल रहा हूं, क्या करना है? इसका एरोमेटिक कंप्लीट करा देता हूं, पूरी गैसेस फेस की तो बेसिसिटी कंप्लीट ही करता हूं एटलीस्ट, ठीक है। अब देखो एरोमेटिक केस में क्या होता है, अभी तो हमने एलिफेटिक का केस देखा, अब हम स्पेशल एनिलीन को देखते हैं। तो आपको पता है एनिलीन में क्या होती है? बेंजीन रिंग होती है। क्या होती है? ठीक है, क्या होती है एनिलीन में? क्या होती है? बेंजीन रिंग। अब हम सभी को पता है NH2 क्या है? एक ल्यूइस बेस है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल है, ठीक है। तो क्या होगा? बेंजीन रिंग क्या करती है? अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तुम्हारे पास ज्यादा तो उसको दे दो, नहीं है तो उससे ले लो। ये क्या डिलोकलाइजेशन कर सकती है? क्या कर सकती है?
तो एनिलीन में हमें देखने को मिलेगा रेजोनेंस। क्या देखने को मिलेगा? तो ये जो हायर इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये कहां चले जाएंगे? बेंजीन रिंग के अंदर चले जाएंगे। और आपको पता है ना बेंजीन रिंग को घुमाते कैसे हैं? बेंजीन रिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग घूमेगी। तो ये जो ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ब्रेक होकर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां चली जाएगी? ऑर्थो पोजीशन पे। पता है ना ये? अब देखो जब यहां से बॉन्ड यहां इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो सुनना, यहां पे कौन सा चार्ज आएगा? यहां पे कौन सा चार्ज आएगा? तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में यहां पे कौन सी डबल बॉन्ड बन जाएगा? ये क्या बन गया? NH2। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कमी होने की वजह से यहां पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। यहां कौन सा चार्ज है? यहां के इलेक्ट्रॉन नीचे शिफ्ट हो जाएंगे पैरा पोजीशन पे। ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन नीचे शिफ्ट हो जाएंगे तो यहां कौन सा चार्ज? कौन सा चार्ज? और पीछे तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा ना। फिर इलेक्ट्रॉन्स यहां मूव करेंगे और जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो पीछे कौन सा चार्ज छोड़ जाएंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड ही बनेगा। सही बात है, ये बन गया डबल बॉन्ड। अब लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन नीचे लिए थे वो इलेक्ट्रॉन वापस चले जाएंगे। देख लो ध्यान से, जो इलेक्ट्रॉन्स हमने नीचे मंगाए थे वो वापस भेज दिए जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो नीचे कौन सा चार्ज बनाएंगे? और नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। तो ध्यान से देखो, रेजोनेंस करने की वजह से तीन ऐसे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बने हैं, तीन ऐसे इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बने हैं जिसमें नाइट्रोजन वाले एटम के ऊपर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। बन रही है? तो बेंजीन रिंग के होने की वजह से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी के कम हुई? बढ़ गई। बेंजीन रिंग होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन एटम पर बढ़ी के कम हुई? क्यों कम हो गई? क्योंकि उसने उसके इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन रिंग में इन्वॉल्व कर लिया। और तीन ऐसे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बने जिसमें नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं, पॉजिटिव चार्ज है। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है तो ये डोनेट क्या करेगा? तो क्या हम एनिलीन को एक अच्छा बेस मान सकते हैं? नहीं मान सकते, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नॉर्मल अमाइन से भी कम है। नॉर्मल जो अमाइन होता है ना उससे भी कम है। एटलीस्ट उनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनी तो रहती है, कोई छिनाता तो नहीं है। इसकी तो छीन ली गई है। अरे ये बात समझ में? तो छीना किसने? बेंजीन। रीजन क्या है? रेजोनेंस। क्या है? तो हम रीजन लिख लेते हैं ताकि तुम्हें याद रहे। ड्यू टू द resonance the electron density or electron lone pair of nitrogen atom in aniline is move inside the benzene ring कहां चली जाएगी?
and gives 5 resonating structure. पांच में से कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नहीं है? 3 में. आउट ऑफ 5, 3 structures in resonance do not show electron lone pair over nitrogen atom in amine which shows less availability of electron lone pair, hence the tendency to donate lone pair of electron by amine decreases. That is why aniline is weaker base than (1 degree, 2 degree, 3 degree) and NH3. इन सभी से अमाइंस की बेसिसिटी क्या होती है, मतलब एनिलीन की बेसिसिटी क्या होती है? कम होती है. अरे दिख रहा है ना? ये कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? थैंक यू. हाँ मैं कुछ करता हूँ उसका, वही तो कर रहा हूं मैं. अरे ये क्या हुआ? अरे अब देख रहा है. अब दिख रहा है? ठीक है. ठीक है ना? समझ में आ गया? तो याद रखना, जो एनिलीन होता है बेसिकली एरोमेटिक अमाइंस के फॉर्म में हमें एनिलीन ही पढ़ना है.
तो एनिलीन की बेसिसिटी कम क्यों होती है? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां शिफ्ट हो गई है? बेंजीन रिंग। ये पूरा जो लिखा है ना, इसका मतलब यही है, अगर पढ़ोगे ना ध्यान से तो वही लिखा हुआ है। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, और क्या है।